अंदर क्या होता है कि जब भी ये लास्ट का स्टेज है, हाँ। मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल का सबसे फाइनल स्टेज होता है, ऐसा बनता है आरटीएम। देखो आरटीएम में क्या रहता है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर, रिक्वायरमेंट डिस्क्रिप्शन, और कितने टेस्ट केसेस आपने बनाया और उसमें से कितने टेस्ट केस आपके पास हुए, कितने टेस्ट केस अभी फेल हुए, ऐसा पूरा एक ट्रैकिंग डॉक्यूमेंट्स बनता है। इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। ये तो बनता ही है, मतलब आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आरटीएम तो आपको मतलब मिलेगा, या कि आपको बनाना होगा या कि पहले से बना होगा, वहाँ पे एंट्री करना होगा, क्योंकि जो मैनेजर होता है वो सिर्फ आरटीएम देखता है। तो ये भी जीरा से ही बनता है ना? नहीं, ये मोस्टली जीरा से नहीं, एक्सेल। इसमें एक्सेल, एक्सेल से बनता है या ड्राइव से बनता है। हाँ, तो वही अपनी टेम्पलेट नहीं, वो लोग हमको शायद हाँ उसमें एंटर ही करना होगा। हाँ, उसमें एंट्री करना रहेगा। बाकी अभी इसके थ्रू मतलब पूरा ट्रैकिंग होती है एप्लीकेशंस की। इसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग। यदि आपसे पूछा जाए कि आपने सिस्टम टेस्टिंग करा है, क्या होता है सिस्टम टेस्टिंग? सिस्टम टेस्टिंग पूरा है। देखो टेस्टिंग का एक वो रहता है, लेवल रहता है, इसको लेवल ऑफ टेस्टिंग बोलते हैं। आप गूगल में सर्च करना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या होता है। ये एक बहुत पॉपुलर, तो लेवल ऑफ टेस्टिंग ये डिसाइड करता है कि जनरली जो टेस्टिंग होगा ना, उसमें क्या क्या टेस्टिंग मैंडेटरी होते हैं। मतलब हर कंपनी के अंदर ये 4 टेस्टिंग होती ही होती है। ठीक है, लेवल ऑफ टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर टिपिकली 4 प्रोग्रेसिव स्टेजेस। अब इसका नाम ही है, अब आपसे वो डायरेक्टली कोई ऐसा नहीं पूछेगा, बोलेगा लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या होता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से टेस्टिंग होते हैं। एक होता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग जनरली ये डेवलपर करता है। ठीक है, ये एक ऐसी टेस्टिंग होती है जो डेवलपर करेगा। मतलब डेवलपर ने जैसे कोई यूनिट, यूनिट मतलब होता है फंक्शन, मतलब डेवलपर ने प्रोग्रामिंग करा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा कोड से बताता हूँ यूनिट टेस्टिंग क्या है। कि जैसे मैंने यहाँ पे कोई सा भी लैंग्वेजेस खोल लिया, जैसे मैं समझ लो कि सी शार्प ही खोल लिया, ओपन कर लिया। ये माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एक एडिटर है डॉट नेट का। जैसे ये इसके अंदर का लैंग्वेज है, ये पूरा एडिटर का मतलब ये प्रोजेक्ट है एक। ये हो गया, जैसे ये एक प्रोजेक्ट, ये प्रोग्राम, इसको प्रोग्राम बोलते हैं। तो जैसे मैं एक सिंपल इंटरेस्ट या एडिशन का एक प्रोग्राम बनाता हूँ, अभी आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा, पर यूनिट टेस्टिंग जरूर समझ में आ जाएगा क्या होता है। ऐड में गया, यहाँ पे गया न्यू आइटम, मतलब जो डॉट नेट में जो कंपनियाँ काम करती हैं। आपकी कंपनी किस टेक्नोलॉजी में काम करती है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि डॉट नेट की कंपनी ही है। सही। देखो इसमें है इंटरनल वॉइड, यहाँ पे आ जाएगा एडिशन फंक्शन। ठीक है, ये अपन ने एक एडिशन फंक्शन नाम से एक फंक्शन बना दिया, करेक्ट। अब यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा, इसमें दे दिया अपन ने रिजल्ट इज 0 और यहाँ पे a प्लस बी, दैट्स इट। तो ये अपन ने एडिशन नाम का एक क्लास बनाया, इसमें एडिशन फंक्शन नाम का एक मेथड बनाया। ठीक है, मतलब कोडिंग के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको कि जो इंटरनल कोड होता है, जैसे आप अभी टेस्टिंग क्या कर रहे हो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर रहे हो, तो अभी आपको एडिशन के लिए क्या दिखेगा, यूआई दिख रहा है बस, पर उस एडिशन बटन पे जैसे आप हिट मारते हो तो उसके अंदर पूरा कोड लिखा है। ऐसा, जैसे अभी आपको किससे मतलब है, एज अ मैनुअल टेस्टर आपको सिर्फ मतलब क्या है, ये 2 टेक्स्ट फील्ड रहेंगे, एक बटन रहेगा प्लस बना के, यहाँ पे आप डेटा लिखोगे 10 2। ठीक है, आपका पॉजिटिव टेस्ट ये रहेगा कि आप इसमें नंबर एंटर करके प्लस बटन पे हिट मारोगे, ये हो गया इसका पॉजिटिव टेस्टिंग। नेगेटिव टेस्टिंग का मतलब ये होगा कि इसमें नंबर के अलावा कुछ और कैरेक्टर डाल करके हिट मारोगे तो एरर का मैसेज देना चाहिए। तीसरा इसका यूज केस ये हो गया टेस्ट केस कि आप इसके अंदर ब्लैंक, पहला वाला ब्लैंक दूसरा वाला डेटा। तीस तीस चौथा यूज केस हो गया कि पहला वाला डेटा दूसरा वाला ब्लैंक,
और पांचवा यूज केस हो गया कि दोनों ब्लैंक। ठीक है, इस तरीके से आप ये अलग अलग मैनेज कर लोगे। तो जब आप ये सब हिट करते हो तो जनरली क्या होता है, जनरली ये होता है कि ये जो फंक्शन अपन ने बनाया है एडिशन वाला, यही कॉल होता है। ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ कोडिंग, मतलब आपको आप खुद सोचो कि यदि ये सभी चीज़ें डेवलपर खुद अपने एंड से यदि चेक कर लेगा तो आपके एंड से प्रॉब्लम होने के चांसेस क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि आप इनडायरेक्ट टेस्ट कर रहे हो। आपका यूआई है, यूआई में आप डाटा हिट मारते हो, जाता वो किसके अंदर है, कोडिंग में ही तो जाता है। तो डेवलपर ने यदि कोडिंग के अंदर ही उस चीज़ को सही कर लिया तो 90% बग अपने आप क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब होता है कि जहाँ पर आपने अपने एप्लीकेशन को डेवलप करा है तो कोड को कोड से चेक करना, मतलब जो ऑलरेडी डेवलप्ड कोड है उसको दूसरे पैरेलल कोड से अपन क्या करेंगे, टेस्ट। अब जैसे इसको टेस्ट कर रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, ये टेस्टिंग क्लास मान लो बना लिया, इसका नाम मैं यूनिट टेस्ट कुछ भी दे देता हूँ। अब इसको मैं कॉल करूँगा। अभी आपको ये कुछ ABCD समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, एडिशन डॉट और यहाँ पे एडिशन फंक्शन। अब देखो ये वैल्यूज़, अब मैंने यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू भेजा। अब ये वैल्यूज़ से आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या भेजा, 10,2। ये पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर जाएगा तो क्या देगा ये आउटपुट। यहाँ पे रन करेंगे अपन ऐसा, तो अपन ये चेक करेंगे टॉल आंसर आना चाहिए। ये देखो टॉल आंसर आ रहा है, मतलब सही है। इसके बाद फिर अपन कुछ डेटा बड़ा करके देंगे, देखेंगे जैसे आप टेस्टिंग कैसे करोगे। टेस्टिंग में आप यही करोगे, आप तो सबसे पहले यही सोचोगे कि सब पूरा जितना निगेटिव हो सके उतना, जैसे मैंने इतना दे दिया। तो हर चीज़ का एक रेंज रहता है। अब देखो इतना बड़ा रेंज वो ले ही नहीं रहा है क्योंकि इंटीजर के रेंज के बाहर है। तो उसमें क्या रेंज भी अपन को देखना रहता है कि जैसे आपका एडिशन है तो कितना बड़ा एडिशन लेना है। तो फिर सामने वाले डेवलपर्स को अपन को यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग बोलना पड़ता है कि भाई ये इंटीजर की जगह में लॉन्ग इंट लो, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी है वो क्या है, कम है। तो अपने को पॉजिटिव डेटा, निगेटिव डेटा, एंड अब देखो जैसे वो निगेटिव डेटा ले नहीं रहा था, ज़्यादा रेंज का डेटा ले नहीं रहा है, तो हम उसी समय जब डेवलपमेंट टाइम पे ही अपन सजेस्ट कर देंगे कि नहीं आपको थोड़ा सा रेंज ज़्यादा लेना है क्योंकि इनको रिक्वायरमेंट ज़्यादा बड़े नंबर का एडिशन का भी है। ठीक है, तीसरा ये है कि यहाँ पर अपन ने कोई वैल्यू भेज दी ABCD, ठीक है, और यहाँ पर भेज करके इसको हिट कर रहे हैं। तो यहीं मतलब पैरेलल अपन यहाँ पे मैनेज करके देख लेंगे जैसे अपन भेजेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने इसको यूजर से नहीं लिया इसलिए वो यहीं पे एरर दे रहा है ये। ठीक है, तो इसने क्या वैलिडेशन नहीं लगा क्योंकि मैं अभी ये हार्ड कोड ले रहा हूँ, तो इसको अपन यूजर से भी दे सकते हैं। जैसे कोडिंग में और ज़्यादा यूनिट टेस्ट, मतलब यूनिट टेस्टिंग का मतलब यही है कि जो भी कोडिंग जहाँ पर हमने बनाया है उसी जगह पे जा कर के क्या करना, उसको टेस्ट करना, और उसमें पॉजिटिव डेटा पास करके देखना, नेगेटिव डेटा पास करके देखना, ब्लैंक डेटा पास करके देखना। सभी टाइप के डेटा अपन क्या करेंगे, यहीं से पास करेंगे। यदि वो प्रॉपर वर्किंग है तो ठीक है, नहीं तो अपन डेवलपमेंट टाइम पे उसको टेस्ट करा लेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाता है, इस ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, या जनरली इस मतलब नॉलेज पर्पज से बता रहा हूँ कि सबसे पहली टेस्टिंग क्या होती है, मतलब आपसे पूछा जाए कि सबसे फर्स्ट टेस्टिंग क्या होती है, तो यूनिट टेस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि यूनिट टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जो डेवलपमेंट के टाइम पे ही हो जाती है। तो इसलिए आपके एक्टिव डेवलपर, जितने भी डेवलपर होते हैं ना, वो यूनिट टेस्टिंग ही करते हैं। पूरा दिन बैठ के वो चाहते हैं कि आपको, यदि उन्होंने यूनिट टेस्टिंग स्ट्रांगली कर लिया तो फिर आपको बग मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा तो यूनिट टेस्टिंग हर मॉड्यूल में करते हैं कि सिर्फ सेलेक्टेड मॉड्यूल्स में करते हैं? हर मॉड्यूल में जितना भी कोडिंग करा तो उस पैरेलल कोडिंग के अंदर, कोडिंग के अंदर ही तो, लेकिन उससे क्या है, डेवलपर का टाइम भी खराब होता है। हाँ। ठीक है, इसलिए क्या है, उसके लिए भी क्या करते हैं, जो टेस्टिंग के ऑटोमेशन टेस्टिंग वाले होते हैं या जिनको टेस्टिंग का थोड़ा बहुत कोडिंग आता है उनको ही सिखा देते हैं। तो वो काम भी टेस्टर को ही दे दिया जाता है। यूनिट टेस्टिंग आप ही करो, जिसमें से जैसे कि जिसको थोड़े बहुत कोडिंग आता है, ठीक है, या जिसको ऑटोमेशन टेस्टिंग वाले हैं, जो ऑटोमेशन टेस्टिंग वाले रहते हैं उनको कोडिंग तो आता ही है, तो उनको ही पकड़ के यूनिट टेस्टर भी बना देते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये तो मैंने आपको बताया ही था। दूसरे नंबर पे आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि आपके एप्लीकेशंस के एक मॉड्यूल के अंदर के डेटा फ्लो को दूसरे मॉड्यूल में यूज़ करना। जैसे मान लो आपने रजिस्ट्रेशन एक अदर मॉड्यूल है, लॉगिन एक दूसरा मॉड्यूल है, आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉपर डाटा एंट्री करा और उसी डाटा को आपने उसी समय लॉगिन करके देख लिया। यदि उससे लॉगिन हो रहा है तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन लॉगिन के बीच में इंटीग्रेशन क्या है, प्रॉपर है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एडमिन से अपन ने क्या किया था, कोर्स सेट किया था,
ठीक है, पहले अपन ने कोर्स बनाया था, फिर अपन ने लेक्चर बनाया था, फिर उस कोर्स बंडल बनाया, फिर कोर्स बंडल, जो कोर्स बंडल आपने बनाया वो फ्रंट में दिखना चाहिए। मतलब यहाँ पर LMS डॉट कोडमग डॉट इन यदि मैं करूँ तो वो कोर्स जो आपने बनाया है वो कोर्स क्या होना चाहिए यहाँ पे शो होना। जैसे आपके देखो आपका कोर्स अभी यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि आपने ये कोर्स बनाया है, ठीक है। जैसे आप सामने वाला हिट करेगा इस कोर्स के अंदर, ठीक है, अभी आपने लैंडिंग पेज इसमें गलत डाला है, जैसे वो क्लिक करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे कोर्स में जाएगा, गेट कोर्स नाउ, यहाँ से वो कोर्स बुक कर सकता है, ठीक है। यहाँ से अपना पूरा डिटेल एंटर करेगा, यूजर नेम पासवर्ड, और यहाँ से ये पूरा, इसको ही बोलते हैं अपन इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसके बिना आप क्रॉस मॉड्यूल को चेक नहीं कर सकते। इसके बाद आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब होता है एंटायर एप्लीकेशन को चेक करना, मतलब इनिशियल से लेकर के लास्ट तक पूरे एप्लीकेशन को चला करके देखना। अब रिग्रेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? सिस्टम टेस्टिंग मतलब होता है एक बार करना है आपको, और रिग्रेशन टेस्टिंग में जितने बार भी आपका बग आया उतने बार आपको करना है, ठीक है। तो जो सिस्टम टेस्टिंग मतलब होता है पूरे एप्लीकेशन, जैसे अपना LMS बन गया, अब मैं ऐसा होके कर रहा हूँ कि LMS हमारा पूरा डेवलप हो चुका है, तो मैं LMS के अंदर पूरे एप्लीकेशन को, मतलब मैं LMS के अंदर जितने भी ऑप्शंस है क्यूरीज डाल के देखूंगा कि कोई भी यदि स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछता है तो एडमिन को क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एडमिन रिप्लाई करता है तो स्टूडेंट को दिखता है कि नहीं दिखता है, जितने ऑर्डर आए हैं वो सभी ऑर्डर प्रॉपर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कितने आज के डेट में ऑर्डर आए वो प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो सभी चीज़ें मैं क्या करूँगा, पूरा एक एक ऑप्शंस को चला चला करके चेक करना। इसको बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग करना। तो बेसिकली सिस्टम एकदम लास्ट में होगा जब रिग्रेशन भी खत्म पूरा खत्म होने के बाद। रिग्रेशन टेस्टिंग डेवलपिंग सॉफ्टवेयर में होता है, हाँ। और सिस्टम टेस्टिंग डेवलप्ड सॉफ्टवेयर में होता है। डेवलपिंग मतलब काम चल रहा है, तो रिग्रेशन काम खत्म हो गया, बस आपको क्लाइंट को डिलीवर करना है, मतलब आपको एप्लीकेशन कल मार्केट में रिलीज करना है, तो मार्केट में रिलीज करने से पहले एक हफ्ते तक पूरी टीम क्या करती है, सिस्टम टेस्टिंग करती है, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग को एंड टू एंड टेस्टिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड टू एंड टेस्टिंग। तो मैं आपको ये वर्डिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि ठीक है इसका एंड टू एंड टेस्टिंग करा लेना, या इसका सिस्टम टेस्टिंग करा लेना। तो सिस्टम टेस्टिंग करा लेना मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन रेडी हो गया, अब प्रोडक्शन में जाने वाला है, तो इसके लिए आप उस सॉफ्टवेयर के पूरे चीज़ों को टेस्ट कर लो। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। कौन सी टेस्टिंग? एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तो यही है कि क्लाइंट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, कि आपके पास पूरा एप्लीकेशन क्लाइंट के सामने डेवलपर पूरा डेमोस्ट्रेशन देगा और उस एप्लीकेशंस को पूरा चला करके दिखाएगा, और क्लाइंट के अंदर यदि उस समय यदि कोई बग आ गया तो वो सबसे क्रिटिकल बग माना जाता है, क्योंकि वो पूरा इंप्रेशन का सवाल रहता है। इसलिए यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब पूरे एप्लीकेशन को यूजर के सामने पूरा डेमोस्ट्रेट करके बताना, और यदि उस केस में यदि कोई एरर आती है, इसलिए यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पहले डमी करते हैं ये लोग। मतलब पहले अपने खुद के टीम के अंदर जो सीनियर अथॉरिटी है, या जो CTO है, या जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, या जो बहुत बड़े बड़े अथॉरिटी, उनके सामने पूरे एप्लीकेशन को डेमोस्ट्रेट होता है, ठीक है, वो डमी यूजर्स के तक। यदि वो वहीं पर यदि फेल हो गया इसके बाद फिर क्लाइंट की तरफ दिया जाता है, ठीक है। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि क्लाइंट को पूरा डेमो दिखाना और क्लाइंट को सेटिस्फाई करना कि अब ये सिस्टम पूरी तरह से क्वालिटी एश्योरेंस को फॉलो कर रहा है। इसमें सब जितना भी आपका प्रीवियस एफर्ट होता है, जितना भी टेस्ट एफर्ट, अब इसमें टेक्निकल टर्म उसको टेस्ट एफर्ट बोलते हैं। टेस्ट एफर्ट मतलब आपने जितने टेस्ट केस रिपोर्ट बनाए, जितने बग रिपोर्ट बनाए, जो भी आपने RTM बनाया, वो सब क्लाइंट को दिखाते हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी प्रायोरिटी यही होती है कि पहले यूनिट टेस्टिंग होता है, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, फिर सिस्टम टेस्टिंग होता है, फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होता है, सबसे लास्ट में होता है, ये होता है लेवल ऑफ टेस्टिंग। तो ये लेवल्स ऑफ टेस्टिंग्स हमेशा मतलब पूछा जाता है, ये कि आपको इसके मेथोडोलॉजी आपको पता होना चाहिए। देखो टाइप ऑफ सिस्टम टेस्टिंग के भी मतलब पूरे सिस्टम टेस्टिंग को टेस्ट करने के लिए भी अलग अलग है, जो मैंने बहुत सारे आपको बता भी दिए थे, जैसे ब्लैक बॉक्स, वाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स। ब्लैक बॉक्स मतलब सब कुछ UI से मैनेज करना। मैनुअल टेस्टिंग जो आप करते हो उसमें मोस्ट ऑफ द केस में ब्लैक बॉक्स करते हो, क्योंकि अंदर क्या चल रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपके लिए वो ब्लैक है। आपको सिर्फ UI, तो इंटरफेस, UI यूजर इंटरफेस का यूज़ करके जो टेस्टिंग की जाती है उसे अपन ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। कोडिंग, जैसे मैं यूनिट टेस्टिंग जो बोला, ये क्या है आपका वाइट बॉक्स है।
और ग्रे बॉक्स मतलब मिक्स। अल्फा टेस्टिंग मतलब इन हाउस टेस्टिंग, कंपनी डेवलपमेंट टीम ही टेस्टिंग मतलब कंपनी के अंदर टेस्ट होती है। बीटा टेस्टिंग मतलब क्लाइंट टेस्टिंग, मतलब मैंने क्लाइंट को दे दिया अगले भाई, या डमी रिलीज कर दिया मैंने कुछ दिन के लिए, एक महीने के लिए मैंने बीटा टेस्टिंग दे दिया कि जितने कुछ सेलेक्टिव कस्टमर्स को, या कभी कभी तो ऑल कस्टमर्स को हमने क्या कर लिया, बीटा टेस्टिंग बीटा वर्जन दे दिया। आप पहले इसको, जैसे विजुअल स्टूडियो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट जब कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है तो पहले उसका बीटा सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है, और वो एंड यूजर्स को भी दे देता है कि पहले आप इसको टेस्ट करो और फीडबैक दो कि ये काम क्या कर रहा है, कहाँ कहीं पे स्टक तो नहीं हो रहा है। उसके बाद वो पूरा उसको सॉल्व करता है बीटा टेस्टिंग के बग को, और उसके बाद फिर एक्चुअल वर्जन क्या है रिलीज करता है। तो गामा टेस्टिंग मतलब बीटा टेस्टिंग में जो बग आते हैं उसको सॉल्व करके एक्चुअल सॉफ्टवेयर वर्जन को रिलीज करना ही गामा टेस्टिंग कहलाता है। स्मोक सैनिटी भी देख लिया था अपन ने, डेटाबेस भी देख लिया। अब इसमें एक टेस्टिंग होता है एडहॉक। यदि आपसे बोल दिया जाए एडहॉक टेस्टिंग करो, तो एडहॉक टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग होती है जिसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक ऐसी टेस्टिंग होती है जो एक्सपीरियंस, जैसे आपको ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने हज़ारों ऐसे एप्लीकेशन टेस्ट कर चुके हो, तो आपको क्या ज़रूरत है डॉक्यूमेंटेशन की। आप इंश्योरेंस डोमेन के एक्सपर्टीज हो, आपने इंश्योरेंस डोमेन के बहुत सारे प्रोजेक्ट में टेस्टिंग कर रखी है। अब आपको पता है कि जितने भी इंश्योरेंस डोमेन है वो लगभग काम एक जैसे करते हैं, तो आप क्या करोगे, ऑटोमेटिकली आपको पता है कि नॉर्मल जो टेस्टर है ना, ये बग जो है ना ये नहीं ढूंढ पाया होगा। जितने भी एक्सपीरियंस टेस्टर होते हैं उनको पता होता है कि ये वाली चीज़ें जो है ना नॉर्मल टेस्टर ढूंढ ही नहीं सकता। जैसे मुझे पता है कि इस डोमेन के अंदर ये वाली जो चीज़ है ना वो नॉर्मल टेस्टर चेक ही नहीं करेगा, डेवलपर चेक नहीं करेगा, वो मुझे ही पता है। तो वो कहलाता है। तो एडहॉक टेस्टिंग इसीलिए किया जाता है कि जितने भी एक्सपीरियंस टेस्टर की जो टीम होती है उनको बोला जाता है कि अब आप अपने एप्लीकेशन में अपने दिमाग को लगा करके बग निकालो। अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स वी कैन परफॉर्म टेस्टिंग ऑपरेशन विदाउट यूजिंग एनी सीक्वेंस, ना तो कोई सीक्वेंस है, कहीं से भी उठा सकते हो। इट कैन इम्प्लीमेंट टेस्टिंग फ्रॉम एनी मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट, किसी भी मॉड्यूल या कंपोनेंट में आप जा सकते हो। अब एडहॉक में होता है पहला मंकी मतलब यूजिंग दिस वी कैन जंप फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल एंड इम्प्लीमेंट कंबाइंड टेस्ट केस, कहीं से भी कुछ भी उधर इधर उधर उठ के चेक। जैसे मंकी क्या है, कहीं भी जंप, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है। मंकी टेस्टिंग इज द टाइप ऑफ रैंडम, इसको रैंडम टेस्टिंग बोलते हैं, विदाउट यूजिंग डॉक्यूमेंट, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। वी विल टेस्ट द एप्लीकेशन यूजिंग डोमेन नॉलेज, इसमें आपको डोमेन का यदि नॉलेज है तो आप अपने नॉलेज का यूज़ करके एप्लीकेशन को टेस्ट, एक्सपीरियंस का यूज़ करके टेस्ट कर सकते हो। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बिफोर यूएटी, ये यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के पहले होता है। ये सब जितने भी चीज़ें होती है ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट को लेके आ जाता है कि लो भाई तुम टेस्ट करो, तुम निकालो बग, मतलब कंपनी अपने स्तर पे सब टेस्टिंग कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वी क्लिक ऑन कार्ट, आफ्टर दैट गो ऑन फिल्टर एंड देन चेक फूटर नेविगेशन। तो इसमें कोई सीक्वेंस है क्या, अपन यहाँ गए फिर यहाँ गए फिर यहाँ गए, क्योंकि अपना लक्ष्य है बग निकालना। जैसे आपको बोल दिया गया कि यदि इस एप्लीकेशन के अंदर 5 बग यदि आप निकाल लेते हो तो आपको 50,000 का इनाम मिलेगा, समझ लो वो काम है मंकी टेस्टिंग। इसके बाद गोरिल्ला टेस्टिंग भी होता है। कौन सा टेस्टिंग, देखो मंकी और गोरिल्ला में एक डिफरेंस होता है। मंकी मतलब होता है, मंकी हमेशा क्या है इधर से उधर घूमता रहता है, जंप करता है। गोरिल्ला एक ही जगह बैठे रहेगा, एक ही जगह स्टक रहेगा, वो इधर उधर नहीं करेगा, मतलब वो 2 घंटे तक एक ही जगह में पूरा वो क्या रहेगा, सिटिंग रहेगा। तो गोरिल्ला टेस्टिंग का मतलब होता है एक ही मॉड्यूल में अलग अलग डेटा को डाल करके, किसी ने बोला कि तुमको लॉगिन फॉर्म में ही मिस्टेक निकालना है, तो तुम क्या करोगे, तुमको दे दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि लॉगिन फॉर्म में मिस्टेक निकालना है, तो आप कहीं इधर उधर नहीं जाओगे, लॉगिन फॉर्म के अंदर ही अलग अलग डेटा एंट्री करके आप कुछ ना कुछ वीकनेस निकालोगे। या रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर बोला गया कि आपको 2 मिस्टेक है और वो दोनों मिस्टेक आपको निकालना है, तो गोरिल्ला है। 2 टेस्टर आर असाइंड इन द सेम मॉड्यूल, शेयर आइडियाज एंड वर्क ऑन द सेम मशीन टू फाइंड डिफेक्ट। 1 पर्सन कैन, ये तो पेयर्ड हो गया गोरिल्ला। यूजिंग दिस वी कैन चेक द सेम कंपोनेंट मल्टीपल टाइम विद डिफरेंट टेस्ट डेटा and test proof. For example, we check login module from 100+ combination of user ID and password। लॉगिन को ब्रेक करने, ये लोग ज़्यादातर जो हैकर होते हैं ना वो गोरिल्ला टेस्टिंग यूज़ करते हैं, क्योंकि उनका काम होता है सिक्योरिटी ब्रेक करना। अब वो सिक्योरिटी उनको पता है कि मुझे घुसना लॉगिन से ही है, तो वो लॉगिन के अंदर उनके दिमाग में जितने भी कॉम्बिनेशन के पासवर्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ड तो ए से लेके जेड है, 1 से लेके 9 तक है, जितना भी कॉम्बिनेशन बनेगा इसी से बनेगा। तो वो इससे स्क्रिप्ट बना के रखते हैं कि आपके पासवर्ड के जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उन सभी कॉम्बिनेशन को मैनेज कर देते हैं, ठीक है। पेयर टेस्टिंग मतलब होता है 2 टेस्टर, 2 टेस्टर आर असाइंड इन द सेम मॉड्यूल, शेयर आइडियाज एंड वर्क ऑन द सेम machines to find defects. One person can execute the test, another person can take notes on the findings. The roles of the persons can be tester and scriber during testing.
तो इसको बोलते हैं पेयर टेस्टिंग। पेयर टेस्टिंग का मतलब दो लोग। बडी टेस्टिंग भी होता है, टू buddies mutually work on identifying defects on the same module. Most of the buddy will be from the development team and another person will be in the testing team. buddy testing में एक डेवलपर वाला कोई उठा लेते हैं और एक टेस्टिंग वाला, और ये भी क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं फंक्शनैलिटी को। तो पेयर्ड टेस्टिंग, बडी टेस्टिंग, गोरिल्ला टेस्टिंग, मंकी टेस्टिंग, एडॉक, ये सब एडॉक टेस्टिंग के पार्ट हैं। इसके बाद आता है बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग मैंने जैसे बताया था आपको, रेंज बेस, ये रेंज बेस होता है। जैसे मान लो आपको एज ग्रुप चेक करना है तो वो बाउंड्री वैल्यू होता है, तो उसमें आप पूरे एज ग्रुप तो चेक नहीं कर सकते, तो आप उसके अंदर एक मिड पॉइंट निकाल लो, मैक्स निकाल लो, मिन निकाल लो। मिन से एक ज़्यादा, मिन से एक कम, और मिड से ज़्यादा, मिड से कम, उसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग। यूआई टेस्टिंग मतलब वही, यूआई टेस्टिंग मतलब होता है कि आपको एप्लीकेशन के अंदर के अलाइनमेंट, मार्जिन, पैडिंग, ठीक है, साथ में रिस्पॉन्सिवनेस कि वो प्रॉपर मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, प्रॉपर सभी टाइप की स्क्रीन में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, उसको बोलते हैं यूआई टेस्टिंग। ठीक है। कॉम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग हो गया। कॉम्पैटिबिलिटी मतलब वही, सभी टाइप के डिवाइस में प्रॉपर चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईफोन में चल रहा है, एंड्रॉयड में भी चलना चाहिए। एंड्रॉयड में चल रहा है तो आईफोन में भी चलना चाहिए, विंडोज़ मतलब आपका नॉर्मल लैपटॉप में भी चलना चाहिए, डेस्कटॉप में भी चलना चाहिए। तो इसमें कॉम्पैटिबिलिटी में ब्राउज़र कॉम्पैटिबिलिटी चेक करते हैं, डिवाइस कॉम्पैटिबिलिटी चेक करते हैं, नेटवर्क कॉम्पैटिबिलिटी भी चेक करते हैं कि कम इंटरनेट स्पीड में चलना चाहिए, ज़्यादा इंटरनेट स्पीड में चलना चाहिए। ये पूरा इसके अंदर कंपेटिबिलिटी में रहता है। कंपोनेंट टेस्टिंग मतलब छोटे छोटे एक एक एप्लीकेशन के अंदर के फील्ड को जो अपन टेस्ट केस बनाते हैं ना, वो कंपोनेंट टेस्टिंग ही कहलाता है, क्योंकि किसी भी फॉर्म के अंदर के एक एक एलिमेंट को चेक करना। कंपैरिजन टेस्टिंग। कंपैरिजन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो किसी ने बोला मुझे फ्लिपकार्ट जैसा चाहिए, क्लाइंट बोलता है ना, क्लाइंट लेके आता है, देखना लोकल क्लाइंट तो मोस्टली लेके आता है कि मुझे इसके जैसा ही चाहिए। तो वो क्या करेगा, हर चीज़ आप जो बनाओगे उसको किससे करेगा, कंपैरिजन करेगा, जो एप्लीकेशन उसने रेफरल दिया हुआ है। तो आप पहले ही कर लो क्लाइंट से करने। कंपैरिजन टेस्टिंग में हम किसी एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन के फीचर से मैच करके टेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं कंपैरिजन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग तो अपन ने देख ही लिया था। लोड टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी टेस्टिंग होती है जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, मतलब ये फंक्शनैलिटी से लेना देना नहीं है। इसमें ये चेक करते हैं कि जैसे अभी आप एक बंदा एप्लीकेशन चला रहा है, अच्छा ही चलेगा। एलएमएस में अपन, आप या मैं, दो लोग चला रहे हैं। अब एलएमएस में मैं चेक करूंगा कि 20,000 यदि स्टूडेंट एक साथ पढ़ने को ट्राई करते हैं तो क्या मेरा सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा कि नहीं करेगा, तो नहीं करेगा। जो मैं नॉर्मल होस्टिंग लेता हूँ ना, जो शेयर्ड होस्टिंग होता है, उसमें से 1,000 मतलब 100 यूजर के बाद वो डगमगाने लग जाता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि 1,000 में होस्टिंग, 5,000 में वेबसाइट बनती है। तो उनको ये नहीं पता होता कि ये जो 5,000 वाली जो वेबसाइट बनती है उसमें 10, 15, 20 यूजर ही एक टाइम में क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। यदि 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 ऐसा होता है कि 5,000 में वेबसाइट बनती तो लोग 5-5 करोड़ का सर्वर क्यों खरीदते। ठीक है, तो वहाँ पे रहता है लोड, कि जैसे मान लो आप गूगल जैसी कंपनी जो है, अब उसमें गूगल के अंदर कितना रिक्वेस्ट आता होगा रोज, लोग जीमेल ही, सबसे पहले तो जीमेल ही चेक करते हैं, तो गूगल जैसे सर्वर पे कितना सारा लोड होता है। तो उस लोड को चेक करने के लिए लोड टेस्टिंग होता है। और इसमें ये चेक किया जाता है कि हर एप्लीकेशन की एक कैपेसिटी डिसाइड होती है। जैसे हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि भाई आपका कितने नंबर ऑफ यूजर रिक्वेस्ट को आपको हैंडल करवाना है, वो बोलता है कि मुझे 50,000 यूजर भी एक टाइम में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर हम उसके हिसाब से लोड टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम सर्वर कॉस्ट करते हैं। यदि 50,000 यूजर एक टाइम में यदि आपके एप्लीकेशन में आ रहे हैं तो समझ लो कि उस सर्वर का मैक्सिमम कॉस्ट आपका होगा 5 लाख रुपए के आसपास सालाना का कॉस्ट होगा, ऐसा होता है। तो इसलिए ये नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पे क्या करता है, डिपेंड करता है। नहीं तो वो 50,000 लोग यदि मान लो एलएमएस में आ गए तो मेरा एप्लीकेशन चलेगा ही नहीं। तो टेस्ट कैसे करेंगे वो उसको पहचान, जैसे उसके लिए टूल आता है। अच्छा, उसके लिए आपका टूल आएगा, ऑटोमेशन टूल, वो ऑटोमेशन की बात है। उसके लिए मैं टूल का नाम बता देता हूँ, लोड रनर करके टूल होता है, अपाचे लोड रनर। लोड टेस्टिंग मतलब परफॉर्मेंस टेस्टिंग बोलते हैं इसको। ये पूरा एक अलग ही डिपार्टमेंट होता है, इसके अलग ही टेस्टर होते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टर हर कंपनी में रखते ही हैं, वो बहुत कम होते हैं। जैसे मान लो 50 फंक्शनल टेस्टर हैं तो उसमें से 1-2 परफॉर्मेंस टेस्टर होंगे, और उनका काम यही रहता है कि बस यूजर ट्रैफिक को चेक करना, लोड चेक करना। स्ट्रेस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि लोड से थोड़ा बढ़ा के, जैसे कोई ब्रिज बनता है, आप तो सिविल वाले हो, तो स्ट्रेस टेस्टिंग वहाँ पर भी होता है कि अपन जो भी लोड है उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा करके ही अपन क्या करते हैं, मैनेज करके देखते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रेस टेस्टिंग यहाँ पर भी कि जैसे 100 यूजर का रिक्वेस्ट का एक गोल है तो आप उसको 110, 120 यूजर तक भी चेक करोगे, तब भी आप चाहते हो कि यदि 100 है तो 120 में एप्लीकेशन नहीं टूटना चाहिए। ठीक है,
इसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग, इसमें भी बहुत सारी टेस्टिंग होते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग का मतलब ये मोस्टली एथिकल हैकिंग की जो टीम होती है, ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी की टीम होती है कंपनी में, वो यही करती है। वो क्या करती है कि जैसे मान लो आपका जो यूआरएल है उसको चेक करती है। आप जैसे लॉगिन वाला मैंने बताया था कि लॉगिन करने के बाद ही अंदर के यूआरएल हिट होने चाहिए, तो नहीं होने चाहिए। पासवर्ड आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया। बाकी इसके अलावा पेंट्रेशन टेस्टिंग होता है। पेंट्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि वो लोग अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन में इंजेक्ट होने को ट्राई करते हैं अपने एंड से। मतलब जैसे हैकर्स जो काम कर रहा है वो कंपनी ही हैक करवा लेती है, कि यदि कंपनी के ही हैकर पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन को हैक करने को ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हैकिंग जो साइबर सिक्योरिटी वाली पूरी जो वर्क होता है वो सिक्योरिटी टेस्टिंग में अप्लाई होता है। अभी मैंने सिर्फ सिक्योरिटी टेस्टिंग भी 10 टाइप के होते हैं। यदि आप यहाँ पे गूगल में जाके लिखोगे ना, टाइप ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, तो ये अपने आप में एक पार्टीशन है टेस्टिंग। जैसे मैनुअल टेस्टिंग हो गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, सिक्योरिटी टेस्टिंग हो गया, ऑटोमेशन टेस्टिंग हो गया। ये सब टेस्टिंग के अलग अलग क्या होते हैं, टाइप होते हैं। अब जो मैनुअल टेस्टिंग वाला है वो बोलेगा मुझे सिक्योरिटी टेस्टिंग आती है, तो वहीं सामने वाला, क्योंकि उसको पता है कि मैनुअल में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो दोनों चीज़ एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। पर अब आजकल ठीक है, देखो इसमें वनरेबिलिटी टेस्टिंग, पेंट्रेशन टेस्टिंग, सिक्योरिटी ऑडिट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये भी टूल पूल के थ्रू होते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा टूल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज, ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज, नेटवर्किंग का नॉलेज, खासतौर से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 99% जो सर्वर हैं हमारे वो सब लिनक्स के हैं। मतलब पूरे जितने भी वेबसाइट आप चला रहे हो उसमें से 99% जो सर्वर हैं वो किसके हैं, लिनक्स के हैं। और 1% सर्वर किसका, विंडोज़ का है। इसलिए जब आप सर्वर लेवल पे काम करते हो तो पूरा लिनक्स के अंदर ही आपको पूरा काम करना रहता है। देखो इसमें पेंट्रेशन टेस्टिंग, इसको पेन टेस्टिंग बोलते हैं। एथिकल हैकर्स सिमुलेट रियल वर्ल्ड अटैक्स टू एक्सप्लॉइट vulnerabilities. ऑटोमेटेड स्कैन टू फाइंड नोन वीकनेस इन सिस्टम एंड नेटवर्क्स, मतलब कहाँ पर वीकनेस है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑडिट थ्रू रिव्यूज ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज, कंट्रोल्स एंड प्रैक्टिसेस। रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटिंग पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क। एथिकल हैकिंग, ऑथराइज अटेम्प्ट्स टू ब्रीच सिस्टम्स टू फाइंड हिडन फ्लॉज, सिमिलर टू पेंट्रेशन टेस्टिंग। पेंट्रेशन टेस्टिंग को पेन टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये पूरा साइबर सिक्योरिटी की टीम इसको करती है। इसके बाद लोड टेस्टिंग, देखो लोड टेस्टिंग के भी बहुत सारे टाइप। लोड टेस्टिंग में नॉर्मल लोड, स्ट्रेस, एक्सट्रीम लोड, स्पाइक। स्पाइक टेस्टिंग बोलते हैं सडन बर्स्ट, मतलब एक अपन लोड को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, मतलब अपने को पता नहीं है। शॉक एंड्योरेंस टेस्टिंग, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मतलब आपने बहुत बहुत बड़े 3 ट्रैक ब्रिज में लगातार खड़े कर दिए 24 घंटे के लिए, तो ऐसा तो नहीं कि लॉन्ग टर्म में ब्रिज तो नहीं टूट रहा है। जैसे निकल गया तो ठीक है, अलग है, लेकिन अपन उसको उसमें दबाव बना करके 24 घंटे के लिए रख देते हैं कि 24 घंटे के अंदर तक उसका कितने देर तक उसका ड्यूरेशन है। वॉल्यूम टेस्टिंग, उसका लार्ज डेटा को टेस्ट करना, बहुत सारा वॉल्यूम को एक साथ मैनेज करना। जैसे आपको बोल दिया गया कि 10 GB का आपने अपलोडिंग लगाया, तो 10 GB का अपलोडिंग वो कितने टाइम में कर रहा है, ये चीज़। स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, इसके लिए अब ये AWS क्यों मार्केट में पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर स्केलेबिलिटी है कि मान लो 50,000 यदि यूजर्स का रिक्वेस्ट आया तो ये मतलब सिस्टम को ब्रीच नहीं करेगा, वो क्या करेगा, ऑटो एडजस्टमेंट करेगा, उसका पैसे लेगा वो। अब मुझे ही फायदा है ना, यदि 50,000 यूजर आ रहे हैं तो मुझे फायदा ही है ना। 50,000 यूजर यदि आ रहे हैं और यदि 500 लोगों ने भी कोर्स खरीद लिया तो मुझे फायदा ही है। तो यदि AWS मतलब मुझसे उस चीज़ के लिए 15,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है तो मुझे क्या दिक्कत है। इसलिए लोग AWS को प्रीफर करते हैं। पे पर यूज़, मतलब जितना मैं यूज़ करूँगा उतना मुझे पे करना होगा, तो कंपनी को कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये लोड टेस्टिंग भी ज़रूरी है, मतलब ये भले आपके टीम में कोई करे या ना करे, तो ये होता ही है। इसके बाद UAT तो अपन ने देख लिया। एक होता है पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग मतलब क्या होता होगा, सोचो, एज्यूम करो। वो जब पायलट टेस्टिंग हो जाती है ना, कि जब भी एप्लीकेशन बन जाती है उसके बाद उसके स्टार्टिंग में जो नए नए बंदे करते हैं वही पायलट बैचेस। पायलट प्रोजेक्ट सुना होगा ना, बहुत सारे गवर्नमेंट में रहता है पायलट प्रोजेक्ट है। ये तो पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट करना है। अच्छा। पायलट टेस्टिंग का मतलब यहाँ पे जल्दी से, ये टाइप ऑफ टेस्टिंग वेयर इज सेलेक्टेड स्मॉल ग्रुप ऑफ एंड यूजर टेस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन लाइक एनवायरनमेंट बिफोर इट्स फुल वाइड स्प्रेड डिप्लॉयमेंट और लॉन्च। मतलब आपको बहुत जल्दबाजी में, मतलब आपको
आपका सॉफ्टवेयर मतलब का क्लाइंट आपको बोलता है कि यार मेरे को सॉफ्टवेयर को बहुत फाइनली मतलब जल्दी जल्दी रिलीज करना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, बोलोगे ठीक है, हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे पास 2 टेस्टर थे ना वहाँ पे हम 50 टेस्टर एक साथ उतार देंगे मैदान में, और सभी टेस्टर एक साथ आपके एप्लीकेशन में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, और हम आपको विद इन 3 days पूरे बग निकाल करके या बग सॉल्व करके दे देंगे। तो इसको बोलते हैं पायलट टेस्टिंग। A type of testing where a selected small group of end users test a software application in real world production like environment before its full widespread deployment or launch. It serves as a crucial bridge between internal development testing and broader release, helping to validate the system's readiness, performance and usability under genuine operating conditions. इसके लिए होता है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड वैलिडेशन मतलब रियल वर्ल्ड डेटा, मतलब पूरा इसको ऐसा पायलट टेस्टिंग में ऐसा कर दिया गया कि अपन उसको पूरा चला करके ही दे दिया कि भाई चलाओ, मतलब इंटरनल एक टीम बना दी कंपनी के 50-60 लोगों की, उनको बोल दिया कि तुम इसको चलाओ, रियल वर्ल्ड डेटा एंटर कर करके चलाओ, उसमें शॉपिंग करके चलाओ, पेमेंट गेट पे पेमेंट कंपनी खुद पेमेंट देगी, चलो तुम अपना पेमेंट खर्च करके चलाओ, ठीक है, हम कंपनी का गेटवे का यूज़ करके चलाओ। इसके बाद परफॉर्मेंस में लोड, स्ट्रेस और सॉक। सॉक मतलब इंड्योरेंस, लॉन्ग टर्म तक किसी भी लोड को मैनेज करके देना। इसके बाद रिकवरी टेस्टिंग भी होती है। रिकवरी टेस्टिंग की ज़रूरत कब होती है कि मान लो एकाएक मान लो मैंने होस्टिंगर का होस्टिंग खरीदा और मेरी वेबसाइट एकाएक क्या हो गई, मैंने गलती से डिलीट कर दिया, पूरा वेबसाइट के अंदर का कोड ही मेरा क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो आपके एप्लीकेशन में कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, एप्लीकेशन आपका क्रैश हो गया या एप्लीकेशन आपके में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस चीज़ को आप कैसे रिकवर करोगे, उसके लिए कौन सी टेस्टिंग होती है, रिकवरी टेस्टिंग होती है। तो मतलब बैकअप का ऑप्शन भी आपका होना चाहिए। जैसे मतलब ये आउट ऑफ बॉक्स होता है कि जैसे जो एक्सपीरियंस टेस्टर होते हैं ना, उन्हीं को पता होता है कि रिकवरी टेस्टिंग के लिए क्या है। तो जैसे आपको मीटिंग बताया तो आपसे पूछा कि कुछ पॉइंट्स आपका है, तो आप पूछ सकते हो कुछ रिकवरी टेस्टिंग के लिए इसमें क्या अप्रोच है, सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए क्या है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए क्या है। तो मतलब जब आप मीटिंग में बैठो या किसी उसमें मैनेज करो, आपसे कोई सजेशन पूछा जाए तो आपको यदि ये सब चीज़ें आप पता है तो आपको उनका जो मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन होगा वो पता होगा, ठीक है। रिकवरी ये भी अपने आप में बहुत बड़ी टेस्टिंग है। इसके बाद माइग्रेशन टेस्टिंग। माइग्रेशन टेस्टिंग जैसे कभी कभी होता है ना कि लोग बोलते हैं कि मेरे मशीन में तो अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे मैंने दूसरे के मशीन में चलाया तो फेल हो गया। तो आपको सॉफ्टवेयर को अपने मशीन के साथ साथ अदर मशीन्स में भी चला करके देखना है। इसलिए कंपनी क्या करती है, आपको 3-4 लैपटॉप देती है, सबके कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग, सबके ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग, सबके डिवाइस अलग अलग, और उन सभी में एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, परफेक्टली चलना चाहिए। ये भी एक स्मोक टेस्टिंग का ही पार्ट है, ठीक है। उसको बोलते हैं माइग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। या कि एप्लीकेशन को टेस्टिंग इन्वायरमेंट से लेकर के प्रोडक्शन इन्वायरमेंट ले जाना और वहाँ पर जाकर के एप्लीकेशन को टेस्ट करना, ठीक है। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से स्टेजिंग इन्वायरमेंट। स्टेजिंग इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे एप्लीकेशन को डमी रखा जाता है, डमी प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, स्टेजिंग बोलते हैं। हैंड टू हैंड तो बता ही दिया मैंने। स्पाइक मतलब एकदम से लोड बढ़ा करके टेस्ट करना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भी होती है। ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स में लिखा रहता है कि इतना हार्डवेयर 2 GB रैम होना चाहिए, तो फिर आपको एक ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें 2 GB रैम है और उसमें हिट करके देखना पड़ेगा। यदि आपके सिस्टम का मैक्स मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन ये है कि 12 GB रैम के ऊपर ही चलेगा, तो फिर आपको नीचे वाले में से चेक नहीं करना है। सॉफ्टवेयर में लिखा है कि आपका ये जो आपका एप्लीकेशन है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब ये लिनक्स में भी चलना चाहिए, विंडोज़ में भी चलना चाहिए, लिनक्स में भी चलना, किसी भी मैक में भी चलना चाहिए, तो वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिनिमम और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है आपका एप्लीकेशन कि नहीं कर रहा है, उस चीज़ को क्रॉस चेक करना। स्केलेबिलिटी मतलब होता है किसी भी एप्लीकेशन के अंदर स्केल अप करके और स्केल डाउन करके चेक करना, मतलब यूजर्स को बढ़ा करके या यूजर्स को घटा के, ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पार्ट होता है। रिलायबिलिटी टेस्टिंग। रिलायबिलिटी का मतलब यही होता है कि जैसे आपके टेस्टिंग के अंदर, ये क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं इसको, कि आपके टेस्टिंग के अंदर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनाया कि नहीं बनाया, आपके टेस्ट केस रिपोर्ट बनाए कि नहीं बनाए। तो एप्लीकेशंस के को टेस्ट करने के लिए आपने क्या क्या टेस्टिंग एफर्ट किया, उस चीज़ को चेक करना, दैट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी टेस्ट करना। रेगुलरिटी एंड कंप्लाइंसेस। रेगुलरिटी एंड कंप्लाइंसेस का मतलब ये है कि एप्लीकेशन अभी चल रहा है कि ऐसा लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज़ को एश्योरेंस देने के लिए अपन रेगुलरिटी एंड कंप्लाइंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रेगुलरिटी में ये भी रहता है कि जैसे मान लो ये फैन है, तो ये रेगुलेटर रहता है ना इसमें, जैसे एक दबाया तो तेज़ चलेगा, फिर स्लो स्लो स्लो,
तो रेगुलरिटी का मतलब यही रहता है कि कुछ एप्लीकेशंस के अंदर यदि आपका एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है तो उस इंस्ट्रक्शन को वो प्रॉपर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बाद आता है एग्जाम्पल टेस्टिंग। एग्जाम्पल टेस्टिंग लगभग देखा जाए तो कंपैरिजन टेस्टिंग की जैसे ही होता है कि मतलब हम किसी भी एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसके बेसिस पे टेस्ट करते हैं। इसमें किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं रहती। एग्जाम्पल में ले लिया कि हमारा ई कॉमर्स जो है फ्लिपकार्ट और अमेजोन से मैचिंग होना चाहिए, तो हम उसके फीचर्स का पूरा एग्जाम्पल लेके पूरा टेस्ट करते हैं। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आपको खुद का एक्सप्लेनेशन यूज़ करते हुए, खुद का नॉलेज को यूज़ करते हुए एप्लीकेशन को टेस्ट करना। एक्सप्लोरेटरी में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया जाएगा, कोई एसआरएस नहीं दिया जाएगा, कोई एफआरएस नहीं दिया जाएगा, आपको बस बोल दिया जाएगा टेस्ट करो। जैसे जो अपन टेस्ट मतलब जैसे इंटरव्यू में जब जाते हैं तो हमारा एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग ही होता है। उस समय हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता, बोला जाता है कि अच्छा ये वेबसाइट है, चलो इसके फ्रंट पेज में मुझे पता है कि 10 बग हैं, आप तो 5 ही निकाल के बता दो। तो ऐसा यदि किसी ने आपको बोला तो वहाँ पे एक्सप्लोरेटरी मतलब सेल्फ एक्सप्लोर करके किसी भी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करना, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। इसके बाद आता है हैप्पी पाथ टेस्टिंग। हैप्पी पाथ टेस्टिंग का मतलब होता है कि सिर्फ पॉजिटिव, निगेटिव से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पॉजिटिव डेटा डाल करके टेस्टिंग करना, उसको बोलते हैं हैप्पी पाथ टेस्टिंग। जैसे आदमी क्या सोचता है कि इसलिए परेशान होता है कि उसको अपने सिर्फ खुशी दिखती है उसको, ठीक है, लाइफ में बस उसको ये लगता है कि बस लाइफ बिल्कुल क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए। हैप्पी पार्ट, जहाँ पे हैप्पी पार्ट टेस्टिंग फेल हो जाता है वहीं पे वो दुखी हो जाता है, ठीक है। इफ वी टेस्ट पर्टिकुलर मॉड्यूल यूजिंग पॉजिटिव वैल्यूज नॉट नेगेटिव वैल्यूज देन वी परफॉर्म हैप्पी पार्ट टेस्टिंग। हैप्पी पार्ट टेस्टिंग विल बी मोस्टली कंप्लीटेड एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट बाय द डेवलपर्स। ज़्यादातर डेवलपर हैप्पी पार्ट टेस्टिंग ही करते हैं, इसलिए टेस्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उसी समय निगेटिव चीज़ें सोचने लग जाएं और उसको भी मैनेज कर लें तो आप उनका बग आ ही नहीं सकता। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे जैसे जैसे एप्लीकेशन बनता जाता है वैसे वैसे छोटे छोटी चीज़ों को इंटीग्रेट करके चेक करना, तो डेवलपमेंट के साथ ही होता है। जैसे इंटीग्रेशन टेस्टिंग 2 टाइप के होते हैं, एक डेवलपमेंट होने के बाद और एक डेवलपमेंट के साथ साथ, कि डेवलपमेंट भी चल रहा है और टेस्टिंग भी चल रहा है। एजाइल टेस्टिंग, ये एजाइल मॉड्यूल में होगा। एजाइल टेस्टिंग मतलब ये होता है कि डे फर्स्ट में जितना भी काम हुआ उतना आपको टेस्ट करना है, मतलब काम भी चलता रहेगा, तो ये एजाइल मॉडल के अंदर टेस्टिंग होता है। एजाइल टेस्टिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द डे फर्स्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिकॉज द टेस्टिंग टीम इज पार्ट ऑफ ए कंप्लीट एजाइल टीम। Agile is also subdivided into the project on modules and provide the development of an application using a small build to complete the build। छोटे छोटे बिल्ड्स के अंदर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर बिल्ड को मर्ज करके टेस्ट करते हैं, ये सब काम एजाइल में होता है। इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉल, अब लोग इंस्टॉल करके भूल जाते हैं, बहुत बार लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं, बड़े बड़े टेस्टर मिस्टेक करते हैं कि एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, खुश होकर चले गए, उसको अनइंस्टॉल करके नहीं देखते, क्योंकि कभी कभी इंस्टॉलेशन तो हो जाता है पर अनइंस्टॉलेशन नहीं होता। तो आपको इंस्टॉल करके भी एप्लीकेशन को चेक करना है और उसको अनइंस्टॉल करके भी चेक करना है, वो दोनों चीज़ों को चेक करना, ठीक है। इसके बाद आता है म्यूटेशन टेस्टिंग। म्यूटेशन टेस्टिंग मैं भी भूल गया इसमें क्या होता है, कितने सारे टाइप के हैं। ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है, हाँ म्यूटेशन याद आ गया मेरे को। म्यूटेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कोड है, बहुत बड़ा कोड मैंने आपको दे दिया, उस कोड में से कुछ लाइन को कमेंट कर देना या उसमें से कुछ लाइन को हटा देना, और हटाने के बाद एप्लीकेशन को चलाना है। यदि एप्लीकेशन उस कोड को जो अपन ने लिखा है वो हटने के बाद भी चल रहा है तो डेवलपर का मिस्टेक है ना कि भाई तुमने अननेसेसरी कोड क्यों लिखा, या तुमने अननेसेसरी कोड लिखा तो एप्लीकेशन में क्यों रखा। तो अनयूज कोड को हटाने का एक तरीका होता है म्यूटेशन टेस्टिंग, और ये वाइट बॉक्स होता है, मतलब जिसको कोडिंग का नॉलेज होगा वही उसको कर सकता है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक दैट assess the quality of test suite by intentionally introducing small artifacts faults into the source code and then running existing tests to see if they kill, मतलब यदि प्रॉब्लम आती है these mutants revealing weakness in the test and ensuring they can find real bugs। A high mutations score percentage of killed mutants indicate a strong test while surviving mutants highlights areas where tests are ineffective and need improvement। तो मतलब इसमें ये होता है कि जो कोडिंग होता है ना, उस कोडिंग के अंदर के जितने भी पर्टिकुलर आपके जो मिस्टेक्स होते हैं उनको पकड़ने का एक तरीका होता है कि उसने कोडिंग में कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं, ये कोडिंग 2 लाइन का था, ठीक है, और इसको 50 लाइन में लिखा। जैसे फ्रेशर ऐसे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि जहाँ पर 2 लाइन का कोड रहता है वहाँ पर वो 10 लाइन लिख देते हैं, तो उससे क्या रहता है कि एप्लीकेशन में अननेसेसरी वर्डन आता है और एप्लीकेशन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है निगेटिव टेस्टिंग, ये तो पता ही होगा।
रिस्क बेस्ड टेस्टिंग मतलब होता है आपका, रिस्क बेस्ड टेस्टिंग मतलब ये होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग का, कि कहाँ कहाँ रिस्क फैक्टर्स हैं। स्टैटिक टेस्टिंग ये क्या होता है? ये टेस्टिंग होता है सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करना, मतलब सॉफ्टवेयर अभी नहीं बना है पर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बनाए कि नहीं बनाए इसको भी टेस्ट करने के लिए टीम होती है। मतलब आईटी में किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, आईटी पूरा प्रोसेस है। बड़ी बड़ी कंपनी एमएनसी सिर्फ प्रोसेस पे बिहेव करती है, उसमें कोई मतलब नहीं है कि तुम प्रोजेक्ट मैनेजर हो, कि तुम वाइस प्रेसिडेंट हो, कि तुम सीटीओ हो। हर हर बंदे की टेस्टिंग होती है। अब देखो स्टैटिक टेस्टिंग मतलब जिसने डॉक्यूमेंट्स बनाया, दूसरा बंदा जो उससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपर्ट होगा या कि उसके बराबर होगा, दूसरी टीम का होगा, उसको बुलाएंगे और बोलेंगे कि चलो ये डॉक्यूमेंट्स जो बना है ये प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, इसको टेस्ट करो। तो उसको बोलते हैं स्टैटिक टेस्ट। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स यदि गलत बना, रिक्वायरमेंट ही गलत बना, तो पूरा एप्लीकेशन ही बाद में क्या हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी नहीं, क्योंकि एप्लीकेशन तो बन गया डॉक्यूमेंट्स का रेफरेंस लेके, लेकिन उसका कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। तो स्टैटिक टेस्टिंग मतलब होता है सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन को टेस्ट करना, वो भी SRS FRS जो भी अपन बनता है वो कि अपने टेस्ट केस रिपोर्ट और बग रिपोर्ट, वो नहीं। अच्छा ये SRS और FRS। हाँ, स्टैटिक टेस्टिंग मतलब सिर्फ वही। ठीक है। हाँ, टेस्ट केस रिपोर्ट के अंदर टेस्ट केस डिजाइन चेक करने का काम होगा। ठीक है, टेस्ट केस डिजाइन चेक होगा। आइडेंटिफाई डिफेक्ट विदाउट एग्जीक्यूटिंग द कोड। कोड आपको इट इज अ प्रैक्टिकल अर्ली स्टेज क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस ऑफन रिफर टू ए वेरिफिकेशन टेस्टिंग दैट examines documentations and source code to prevent errors from progressing further in the software development life cycle। तो मतलब जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है और जितना भी आपका सोर्स कोड है उस सभी चीज़ को क्या करना, वेरीफाई करना, इसको बोलते हैं। इसमें आपको अपने एप्लीकेशन को चला के नहीं देखना है, बिना एग्जीक्यूट किए एप्लीकेशन आपके पास चलाना ही नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन से ही टेस्ट कर लेना। इसके बाद आता है वल्नरेबिलिटीज़, बता दिया था मैंने, वॉल्यूम बता दिया, एपीआई टेस्टिंग मैंने बताई दी आपको, एपीआई। इसके बाद A/B टेस्टिंग, A/B टेस्टिंग। A/B टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि टेस्टिंग के दो वर्जन है आपके पास, मतलब सॉफ्टवेयर के दो वर्जन होंगे, वर्जन 1.0, वर्जन 2.0। वर्जन 2.0 नया है, वर्जन 1.0 पुराना है, तो दोनों वर्जन को चेक करना, उसको बोलते हैं A/B टेस्टिंग। कभी कभी रहता है ना कि पुराने वाले में बग कम है और नया जो बना उसमें बग ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, जो पुराना वाला है उसको हम सेलेक्ट कर देते हैं, अब नए वाले को अपन क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं, वो A/B टेस्टिंग होता है, A/B टेस्टिंग। तो देखो कितने टाइप की टेस्टिंग है। A method to compare two versions of something like a web page, email or app features by showing them to different user groups to see which performs better at achieving a specific goal, such as higher click-through rates और conversions। ये सब किस में आता है आपका, A&B टेस्टिंग में आता है, A/B टेस्टिंग। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट टेस्टिंग, ये निगेटिव टेस्टिंग कहलाता है। किसी भी एप्लीकेशन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनवैलिड डेटा डाल करके चेक करना। ऑटोमेट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मेथड डिस्कवर बग्स एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बाय फीडिंग ए प्रोग्राम विथ लार्ज अमाउंट्स ऑफ इनवैलिड अनएक्सपेक्टेड और रैंडम डेटा। ठीक है, जो ट्रिगर क्रैशेस आर, मतलब इसका इंटेंशन ये है कि एप्लीकेशन को क्रैश करना, मतलब एप्लीकेशन को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ना है, उसमें फाइल अपलोडिंग में डेटा भर दिया 5 GB और उसको हिट कर दिया ऑटोमेशन के थ्रू। एक साथ मेल लगाया तो मेल एक साथ हम 10,000 मेल एक साथ अपन फायर कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन के अंदर के लिमिटेशंस को पता करना, मतलब ये एक निगेटिव टेस्टिंग कहलाता है, कि आपका एप्लीकेशन के अंदर का जो डायरेक्शन है वो भी टुवार्ड्स क्या, निगेटिव है। I181 और L181 इसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग, और इसको बोलते हैं लोकलाइजेशन टेस्टिंग। इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग का मतलब ये है कि एप्लीकेशन आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। इंटरनेशनल, जैसे अमेजोन.in और अमेजोन.com, .in अलग अलग है। इन मतलब इंडिया के लिए बनाया उसने, वो लोकलाइजेशन है, और .com मतलब पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड के लिए बनाया। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो भी वर्ल्ड के अंदर आदमी खोलता है उसके करेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे डॉलर, अमेरिका में कोई खोलेगा वो डॉलर के थ्रू मैनेज होगा, ऑस्ट्रेलिया में खोलेगा वो ऑस्ट्रेलिया के डॉलर के थ्रू मैनेज होगा। ठीक है, कोई सऊदी में खोलेगा तो सऊदी के अकॉर्डिंग चलेगा, यहाँ खोलेगा कोई। इवन तो कुछ लोग लैंग्वेज भी चेंज कर देते हैं, कि यदि वो चाइना में खोल रहा है तो चाइनीज लैंग्वेज में दिखेगा, फ्रांस में खोला तो फ्रेंच में दिखेगा, जर्मनी में खोला जर्मन में दिखेगा। तो इसको अपन बोलते हैं लोकलाइजेशन।
स्पेसिफिक कल्चर को फॉलो करके यदि आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो उसको लोकलाइजेशन बोलते हैं, और पूरा ग्लोबल कल्चर को फॉलो करके यदि आप एप्लीकेशन बनाते हो उसको इंटरनेशनलाइजेशन टेस्टिंग बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर टेस्टिंग, प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ये तो अपन ने देख ही लिया था। इंस्टॉल, यूजिबिलिटी भी देख लिया, रिकवरी भी देख लिया, पेंट्रेशन भी देख लिया। 53 टाइप की टेस्टिंग है ये। कितने टाइप के? 53। मैं पता ना 100 से भी ज़्यादा टाइप की टेस्टिंग होते हैं। कंपेटिबिलिटी, कंपोनेंट स्ट्रेस, मतलब ये सब डॉक्यूमेंटेशन के लिए होते हैं। जैसे डॉक्यूमेंटेशन में तो जो टेस्ट टाइप का टेस्टिंग आपने करा वो पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है, तभी वो चीज़ें मानी जाती है। एमएनसी तो पूरी तरह से पूरी चीज़ों को फॉलो करती है, ठीक है। चलो आगे अपन और कुछ कल डिस्कस करेंगे, कुछ टेस्टिंग के टाइप और जो चीज़ें मैनेज्ड, ठीक है। और ई कॉमर्स एप्लीकेशन के अंदर के टेस्ट केस कौन कौन से चेकलिस्ट होंगे, ई कॉमर्स एप्लीकेशन में क्या क्या चेकलिस्ट होंगे, वो एक बार प्रिपेयर करके देख।